हेलो एवरीवन, तो आज चालू करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या है, क्यों आपको जानना चाहिए और बिकॉज व्हाई डू आई से दैट, ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरव्यूअर्स का सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो बात इंटरव्यू क्रैक करने की हो, बात रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाने की हो, आगे जाके एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में टॉपिक्स लाइक लिंक लिस्ट, स्टैक, जब खुद से आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, ये कॉन्सेप्ट्स आपके काम आएंगे। तो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड इन दिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सर सबसे पहले चालू करते हैं विद अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि भैया ये जो उप्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका फुल फॉर्म तो हमने जान लिया। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पर दोस्त सिर्फ अंग्रेजी जानने से तो होगा नहीं, इसका मतलब क्या है या फिर क्यों यूज करना चाहिए हमें उप्स को, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो क्विकली आप मुझे बताओ, और मैंने इससे पहले भी आप लोगों से पूछा है, अराउंड ईयर 2000s कुछ ऐसी चीज हुई पूरी दुनिया में जिसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। कैन यू गाइज पुट दैट इनटू द चैट अगर आपको पता है तो। Yes, you are right. That thing which happened in year 2000 around was WWW revolution. मतलब दुनिया को एक नई चीज मिली जिसको हम कहने लगे दोस्त इंटरनेट। ना इंटरनेट के आने की वजह से क्या हुआ है, इंटरनेट के आने की वजह से ऑलमोस्ट सबके हाथों में मोबाइल फोन आ गया है, सबके हाथों में कंप्यूटर आ गया है, और इसके कारण ऑलमोस्ट सारी चीजें जो हम दुनिया में करते हैं उसके लिए हमारे पास एप्लीकेशंस आ गए। अगर मैं आपको बताऊं कुछ सालों पहले, इफ आई लुक बैक, बचपन में अगर हमें कहीं घूमने जाना होता था, आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, हमारे पास कार वगैरह कुछ नहीं था। मुझे अभी भी याद है मेरे पिताजी 10 दिन पहले ड्राइवर साहब को एडवांस दे दिया करते थे कि आप प्लीज आइएगा और हम सभी साथ में पिकनिक मनाने जाएंगे। और उस दिन अगर ड्राइवर साहब किसी वजह से नहीं आ पाए तो क्रिब करने के साथ साथ और कोई ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास कि हम जा पाते उस पिकनिक को मनाने के लिए। फास्ट फॉरवर्ड टुडे, ऑल थैंक्स टू टुडेज मॉडर्न ओला एंड उबर, विद जस्ट फ्यू सेकेंड एंड टच ऑफ फ्यू फिंगर्स आपके घर के सामने ओला उबर खड़ी होती है। 10 साल पहले अगर कोई मुझसे कहता कि दोस्त क्या तुम फोन, घड़ी, टीवी, लैपटॉप ऑनलाइन खरीद सकते हो, क्या पहले पैसा दे दोगे ऑनलाइन और वेट करोगे वो चीजें आपके घर पे आए, मैं कहता मैं कभी भी नहीं करूंगा। बट टुडे इज द रियलिटी, आई पे अप फ्रंट, और अपनी सारी चीजें मैं आजकल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से मंगाता हूं। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर दैट इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी डू फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द नाइट, आप सुबह उठते हो, आपको नाश्ता करना है, आपको चाहिए स्विगी, नाश्ता कर लिया, आपको सामान खरीदना, आपके लिए है अमेजॉन, आपने सामान खरीद लिया, आपको दोस्तों से बातें करनी है, इसके लिए भी आपकी चीजें सॉर्टी है व्हाट्सएप, आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, आपके पास है इंस्टाग्राम, आप रील्स बना बना के खुद को फेमस कर रहे हो। सर डेटिंग भी सॉर्टेड है आपके लिए। हमारे जमाने में अगर आपको डेट करना होता था, यू हैव टू गो एंड आस्क द गर्ल एंड अ गाय, फेस पे पूछना पड़ता था कि क्या आप मेरे साथ डेट पे चलोगे। आज तो वो भी सॉर्टेड है आपके लिए, आप घर में बैठे लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप कर रहे हो, ऑल थैंक्स टू टिंडर। टिंडर से अगर बात नहीं बनी तो आपके लिए एक और चीज है विच इज शादी.com, और शादी से भी आप परेशान हो चुके हो तो आप doctor.com के पास चले जाओ। The point that I'm trying to tell from here is that almost everything that we do today, छोटे से लेके बड़े तक, हर एक चीज के लिए आपके पास एक प्रोग्रामेटिक सॉल्यूशन है। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट सारी कंपनीज दुनिया की वो क्या करना चाह रही है, वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाना चाह रही है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाना चाह रही है। और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाना चाह रही है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज के दिन में खुद को प्रिपेयर कर रहा हूं, और अल्टीमेटली मेरा काम है या तो मैं खुद की कंपनी बनाऊं या तो मैं कहीं पे जॉब करूंगा, पर जहां या तो मैं खुद की कंपनी बनाऊंगा या मैं जॉब करूंगा, अल्टीमेटली सॉल्विंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, राइट। तो मुझे ऐसी टेक्निक सीखनी चाहिए, ऐसा लैंग्वेज सीखना चाहिए, ऐसा प्रोग्रामिंग स्टाइल सीखना चाहिए जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एक्चुअली में जाके बॉस सॉल्व कर दे। अब इससे पहले कि जावा और बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए, हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बोलबाला था जिसका नाम था प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीड्यूरल एग्जाम्पल था क्या था इसका, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
अभी तक चीजें सही चल रही थी, पर जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आया तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैड इट्स ओन चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंज थे? पहला चैलेंज जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का वो ये है कि रियल वर्ल्ड में आपके, इफ आई गो एंड टॉक अबाउट द रियल वर्ल्ड दोस्त, रियल वर्ल्ड अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो रियल वर्ल्ड में एंटिटीज होते हैं दो टाइप के, लिविंग या नॉन लिविंग। से फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिविंग बीइंग हो सकता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, नॉन लिविंग बीइंग फॉर एग्जांपल कार। अब दोनों ही लिविंग या नॉन लिविंग, जो ह्यूमन है उसका भी नेम है, उसका भी एज है और उसका भी बिहेवियर है। फॉर एग्जांपल ये खा सकता है, ये डांस कर सकता है। ठीक इसी तरीके से जो आपका कार है इसके भी दो बिहेवियर्स है, राइट। ये क्या क्या है? इसका भी कोई नेम है, इसका भी कलर है, इसका भी ब्रांड है, राइट, और इसका भी बिहेवियर है। इट कैन गो एंड अप्लाई द ब्रेक, इट कैन गो एंड अप्लाई द एक्सीलरेशन, राइट। आप देख रहे हो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं यहां पे। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में दोस्त इसको रिप्रेजेंट भी तो करना होगा। अगर मैं ऊबर एप्लीकेशन बना रहा हूं, अगर मैं इंस्टाग्राम एप्लीकेशन बना रहा हूं, तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में ये जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे ना। अब इसके लिए प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग ने हाथ खड़े कर दिए, बोला दोस्त मैं नहीं कर पाऊंगा। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आया विद इट्स ओन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स, जहां पे सबसे पहला चैलेंज जो इन्होंने सॉल्व किया वो ये किया कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे रियल वर्ल्ड एंटिटीज को, जो कि लिविंग बीइंग है या फिर नॉन लिविंग बीइंग है, उसको कैसे प्रोग्रामिंग की दुनिया में रिप्रेजेंट करेंगे। एंड वी स्टार्टेड मेकिंग यूज ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट का एंट्री होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दुनिया में, और वो कहता है कि दोस्त मैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करूंगा। ऑब्जेक्ट का भी स्टेट होगा और ऑब्जेक्ट का भी बिहेवियर होगा। अब ये ऑब्जेक्ट है क्या, बनता कैसे है, अभी जस्ट थोड़ी देर में इसको समझने की कोशिश करेंगे। पर आप समझ लीजिए कि हर कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एट द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज समथिंग कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट। सर पहला पॉइंट हो गया ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले काफी खुश हो गए इससे, पर जो दुनिया अभी भी डाउट कर रही थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, उन्होंने बोला कि दोस्त एंटिटीज को रिप्रेजेंट करना तो एक बात है, दैट्स नॉट एनफ। दुनिया सिर्फ एंटिटीज से नहीं चलती है, दुनिया चलती है एक दूसरी चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से ये दुनिया चलती है, एंड वो रिलेशनशिप है। दे कॉल इट एज रिलेशनशिप। उन्होंने बोला कि भैया कुछ भी जो इस वर्ल्ड में चलता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दवाई लेना है, मैं अभी नीचे जाऊंगा, अपने कार के साथ इंटरेक्ट करूंगा, फिर कार को लेके मार्केट गया, मार्केट में जाके फार्मेसी वाले भैया से बात करी कि भैया मुझे डोलो 650 दे दीजिए। तो इस छोटे से एक्सरसाइज में यू सी आई एम इंटरैक्टिंग विथ माई कार, आई एम नेविगेटिंग थ्रू द बीजी स्ट्रीट्स ऑफ बैंगलोर, ट्रैफिक में होते हुए मैं दवाई की दुकान में जाता हूँ, दवाई वाले भैया से बातें करता हूँ। ये सारी चीजें मैंने एक साथ कई सारी चीजें कर ली विच आई हैव टू इंटरैक्ट विद अदर्स। तो अगर मुझे रियल वर्ल्ड एंटिटीज के साथ डील करना है और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मुझे उनके रिलेशनशिप्स को भी रिप्रेजेंट करना होगा। इस बात को सोच के बाकी दुनिया काफी ज्यादा सोच में पड़ गई कि भैया क्या करें। पर उप्स वालों ने बोला कि घबराने की बात नहीं है, इसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है, और इसके लिए हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स। और वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे? वो प्रिंसिपल्स थे आपके एब्स्ट्रैक्शन, वो प्रिंसिपल्स थे आपके इनकैप्सुलेशन, वो रिलेशनशिप थे आपके इनहेरिटेंस, और ये इनहेरिटेंस मेनली यूज होता है रिलेशनशिप में, राइट। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज कंपोजिशन, ये भी यूज होता है आपके रिलेशनशिप में, एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये हर एक चीज को डिटेल में एक एक करके सर समझने की जरूरत है, और हम आज और अगले कई सारे वीडियोस में इन सारी चीजों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज को जकड़ लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चीज जो कॉन्सेप्ट है वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलेज क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। अभी तक आपने जितना भी देखा
हमने कोई भी कोड जो जावा में लिखा है वो उस तरीके से लिखा है, क्लास टेस्ट, और इस टाइप के स्ट्रक्चर के हमने चीज़ें लिखनी चालू करी थी। तो क्लास से तो आप इंट्रोड्यूस हो ही गए हो, पर फॉर्मली मैंने अभी तक आपको बताया नहीं था कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, और अभी समय आ गया है इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। पर मैं आगे बढ़ूँ, दिस इज वेरी कॉमन, मुझे पता है आप लोगों को पता है। तो वीडियो को पॉज करके क्या आप मुझे बताओगे कि आपके हिसाब से क्लास का डेफिनेशन क्या होना चाहिए या फिर ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है, लोगों को कॉन्सेप्ट पता होता है, बट ये ऐसे फॉर ग्रांटेड चीजें हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट, व्हेन समबडी आस्क यू टू गो एंड डिफाइन, फिर आपके अंदर से आवाज निकलती नहीं है, आप सोच रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट। एक बार ट्राई करके देख लो, पॉज कर लो वीडियो, कमेंट में डालो, मुझे बताओ आप कि क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। वेरी सिंपल शब्दों में अगर आपको बताने की कोशिश करूं, मैं पहले क्लास को देख लेते हैं। क्लास को अगर मैं वेरी सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करूं तो क्लास का मतलब होता है सर टाइप, और उसको कभी कभी हम लोग टेम्पलेट भी कहते हैं। और ऑब्जेक्ट जो है वो है स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ क्लास। समझाने की मैं कोशिश करता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि हर इंसान का एक नाम होगा, हर इंसान का एक एज होगा और हर एक इंसान का एक कंट्री होगा, ठीक है ना, और हर एक इंसान डांस करता होगा, ठीक है ना। तो जब मैं ये बोला तो मैंने एक इंसान के बारे में बता दिया कि हर एक इंसान का एक नाम होगा, हर एक इंसान का एक एज होगा, हर एक इंसान की कंट्री होगी, हर एक इंसान डांस करता होगा। एंड देन आई गो एंड टॉक अबाउट स्पेसिफिक इंसान। मान लो एक इंसान है जिसका कि नाम है विश्वा, उसका एज है 99, उसकी कंट्री है ऑलवेज इंडिया, और बात हुई अगर डांस करने की तो ही डांसेस वेरी बैड। एक दूसरा इंसान है, मान लो इसका नाम है नेम इक्वल्स टू शिवानी, इसका जो एज है वो है 98, उसकी जो कंट्री है वो भी इंडियन ही है, और ये जो डांस करती हैं सी डांसेस वेल, राइट। और इस तरीके से कई सारे और होते हैं, प्रॉपर नाम होगा, एज होगा, कंट्री होगा। तो ये जो जनरल टेम्पलेट की बात मैंने करी ना दोस्त यहाँ पे इन द बिगनिंग, ये जो टेम्पलेट आपको दिखाई दे रहा है नेम का, एज का, कंट्री का, इसको हम लोग बोलेंगे क्लास। और जब उसमें स्पेसिफिक वैल्यूज डाल देंगे, नाम की वैल्यू विश्वा, एज की वैल्यू 99, कंट्री की वैल्यू इंडिया, तो ये सारी चीजें क्या होंगी सर, ये सारी चीजें कहलाएंगी ऑब्जेक्ट्स। ये डिफरेंस है। नाउ ये काफी सिंपल चीज है, पर पहली दफा जब देखते हो तो आपको ये कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि जब मैं पहली दफा जावा सीख रहा था और लोगों ने मुझे बताया क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो मुझे लगा क्लास का मतलब वो क्लास जिसमें हम बैठ के पढ़ाई करते हैं, और ऑब्जेक्ट तो कोई भी चीज जो आप उठा ले तो कहते हो ये तो ऑब्जेक्ट है। पर ऐसा नहीं है। जावा की दुनिया में क्लास क्या है? क्लास एक टेम्पलेट है, एक टाइप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, एवरी ह्यूमन विल हैव अ नेम, एज, कंट्री एंड दे कैन डांस। और जब एक स्पेसिफिक ह्यूमन की बात कर ले, जैसे विश्वा, जैसे शिवानी, तो ये स्पेसिफिक ह्यूमंस हैं, इनको हम लोग बोलेंगे सर ये है हमारे ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल लेके समझाऊं। मान लीजिए एक टेम्पलेट हो गया कि एवरी कार शुड हैव अ ब्रांड, every car should have a color and they should have a method to accelerate, right? तो ये हो गया कि हर कार में भैया ऐसा तो होना चाहिए। अब एक कार है मेरे पास जिसका कि नाम है BMW, और उसका जो कलर है वो है ब्लैक, और इसका जो एक्सेलरेशन है, ये इसकी एट्रीब्यूट ये है कि ये 0 से 100 5 सेकेंड के अंदर में चला जाता है। दूसरा, इसी का एक दूसरा कॉन्क्रीट हो सकता है। मान लो एक दूसरी कार है जिसका कि ब्रांड है i20, उसका कलर है रेड, और उसका जो एक्सेलरेशन है दोस्त
वो 0 से 100 जाने में उसको लग जाता है 20 सेकेंड्स। तो ये जो पहली दफा मैंने दिखाया है लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो गया मेरा टेम्पलेट। और जो राइट हैंड साइड में दोस्त आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये है कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशंस। दीज आर द कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशंस, राइट। अब इस चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में। तो एग्जांपल से लेते हैं, मान लो कि इंसान का एग्जांपल लेते हैं कि देयर इज एग्जाम पर्सन, इसका नाम पर्सन है। हर एक इंसान के पास एक नेम होना चाहिए, उसके पास एक एज होना चाहिए, और उसका एक हाइट होना चाहिए, और उसके पास उसको पता होना चाहिए कि खाना कैसे खाते हैं, उसको पता होना चाहिए कि बोलते कैसे हैं। अब इस चीज़ को मुझे प्रोग्रामिंग की दुनिया में रेप्लिकेट करना होगा, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? मुझे एक बनाना पड़ेगा पर्सन क्लास। कैसे बनाते? लेट्स क्विकली गो एंड सी दैट। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे दोस्त, लेट मी गो एंड ओपन माई इक्लिप्स, और यहाँ पे जाके मैं एक नई क्लास बना देता हूँ, क्लास, एंड लेट मी गो एंड कॉल इट एज पर्सन क्लास। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? थोड़ा सा स्क्रीन साइज को मैनेज करते हैं यहाँ पे, और फॉन्ट साइज को बढ़ा देते हैं यहाँ पे, राइट। मैं क्या कह रहा हूँ दोस्त कि पर्सन जो है उसका पास एक नाम होना चाहिए, तो नाम होना चाहिए स्ट्रिंग टाइप का। और मैं क्या कह रहा हूँ कि उसके पास एज भी होना चाहिए, वो भी इंट टाइप का, और उसके बाद हाइट भी होनी चाहिए दोस्त, तो वो हो जाएगा इंट टाइप का। एंड उसका आई कलर भी ले लो, मान लो कुछ स्ट्रिंग आई कलर। तो ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हो गए, और उसके मेथड्स होना चाहिए पब्लिक void and I want to say that speak, तो मैं बोलूँगा sys out and I want to say that speaking, I want to say that speaking my details, my name is, और यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ, नेम प्लस एज कॉमा एजेस, एंड देन आई कैन पुट एज, और फिर मैं डाल देता हूँ एंड हाइट इज, और यहाँ पे मैं ऐसा डाल देता हूँ हाइट। ठीक है, इस तरीके से हमने ये स्पीक मेथड बना दिया, और इसी तरीके से मैं कुछ और मेथड बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल पब्लिक void eat, और मैं लिख देता हूँ sys out, और मैं लिखता हूँ कि I am eating। ठीक है, और ठीक इस तरीके से एक और लिख देते हैं यहाँ पे मेथड पब्लिक void, और मैं वन से दैट walk, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sys out I am walking। तो अभी दोस्त हमने बना लिया है पर्सन क्लास, और इस तरीके से आप पर्सन क्लास बनाते हो, ये तो हमने देख लिया। पर असली बात ये है कि इससे ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इससे ऑब्जेक्ट। तो इससे अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो मान लीजिए मैं एक और क्लास बना देता हूँ, और उस क्लास को मैं बोलता हूँ पर्सन क्रिएटर, राइट, कि ये जो क्लास है वो पर्सन ऑब्जेक्ट्स बनाएगा। अब अगर क्लास को मुझे एग्जीक्यूट करना है तो उसके अंदर एक मेथड तो होना चाहिए, आपको पता है, बताइए क्या है? वो है पब्लिक स्टैटिक void main string args, और इस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोड टू क्रिएट द पर्सन ऑब्जेक्ट, कोड टू गो एंड क्रिएट द पर्सन ऑब्जेक्ट। तो सर हर क्लास में ना एक कंस्ट्रक्टर होता है डिफॉल्ट, और उस कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है ना वो क्लास के नाम से बिल्कुल मैच करता है। तो जब भी मुझे कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, मुझे किसका ऑब्जेक्ट बनाना है? मुझे पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो पहले मैं टाइप लिखता हूँ पर्सन, और आई एम गोइंग टू से दैट पर्सन,
और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमेशा आई यूज अ कीवर्ड कॉल एज न्यू। नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूं इसलिए मैं यूज कर रहा हूं न्यू कीवर्ड, और उसके बाद मैं कॉल करता हूं उसके कंस्ट्रक्टर को। अब यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे ही मेन बातें चल रही हैं। क्या मेन बातें चल रही हैं दोस्त, यहां पे ध्यान से देखने की कोशिश करो। ये पर्सन दिख रहा है आपको? जब भी आप कोई न्यू ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप ये न्यू कीवर्ड यूज करते हो, एंड इट विल बी यूज्ड ओनली व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। और न्यू कीवर्ड की यूज करने के बाद जो आप कॉल कर रहे होते हो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। और ये कंस्ट्रक्टर हर क्लास में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है। अगर आप जाके देखोगे इस क्लास में कहीं पे दिख रहा है आपको ये कंस्ट्रक्टर? नहीं है। पर ये कहां से प्रेजेंट है? दिस इज प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट, दिस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में ये प्रेजेंट है। तो जैसे ही आपने न्यू पर्सन बोल दिया, यहां पे मैजिक हो गया, एक नए पर्सन ऑब्जेक्ट का जन्म हो गया और ये पर्सन उसको अब रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ही आपने पर्सन इक्वल्स टू न्यू पर्सन करा, एक नए पर्सन ऑब्जेक्ट का जन्म हो गया और ये पर्सन जो है उस ऑब्जेक्ट को अब रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट? तो अगर मैं इसको अभी रन करने की कोशिश करूं और देखूं कि कुछ होता है क्या मुझे कोई एरर दे रहा है? तो what I go and do now is that I come here, I save this and let me go and click on the right click, run as Java application। रन हो गया, कोई इशू नहीं है ना। अब ये ऑब्जेक्ट है, इसको चेक करने के लिए अपन एक काम कर लेते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं sys out person। इसको अगर रन करेंगे तो आप देखो यहाँ पे कुछ हैश कोड सा दिखाई दे रहा है जो कि ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब अगर आपने देखा ये जो पर्सन क्लास है इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स आपको दिख रहे हैं या फिर जितने भी मेथड हैं, आई हैव नॉट मेड यूज ऑफ अ वर्ड कॉल एज अ स्टैटिक। अगर स्टैटिक नहीं यूज करा है मतलब कि ये सारे जितने भी चीजें दे ऑल बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट और द इंस्टेंस। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे इंस्टेंस को बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर मैं चाहूँ अब तो ये सारे मेथड्स इस इंस्टेंस पे कॉल कर सकता हूँ। करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ एंड लेट मी गो एंड कॉल दिस मेथड। तो एक मेथड है मेरा पर्सन डॉट ईट, रन करके देख लेते हैं। रन एज जावा कोड एप्लीकेशन आई एम ईटिंग, वेरी नाइस। ईट मेथड कहाँ था दोस्त? यहाँ था, और यहाँ पे आई एम ईटिंग प्रिंट हो रहा है। फिर इसी तरीके से अपन रन कर देते हैं पर्सन एंड देन आई हैव और क्या क्या मेथड है हमारे पास? हमारे पास वॉक एक मेथड है, राइट, वॉक। और इसको अगर रन कर दे, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो इट इज सेइंग आई एम वॉकिंग, दिस इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। फिर से एक लेते हैं पर्सन डॉट और अपने पास है स्पीक, इसको रन करते हैं। When I go and run this, मैं देख रहा हूं स्पीकिंग माई डिटेल्स, माई नेम इज नल, एज इज 0 एंड हाइट इज 0। भैया ये क्यों हो गया? नाम नल क्यों आ रहा है, एज क्यों 0 आ रहा है, हाइट क्यों 0 आ रहा है? क्या बताओगे मुझे? चलिए कोड में देखते हैं, पीछे जाकर कोड में जाके मैंने क्या देखा है कि जो स्पीक मेथड है उस स्पीक मेथड में कुछ तो चीज़ें मैंने हार्ड कोड कर रखी हैं, विच इज स्पीकिंग माई डिटेल्स, माई नेम इज, और कुछ चीज़ों का प्लेस होल्डर बना हुआ है। जैसे नेम का वैल्यू ये एक्सपेक्ट कर रहा है, एज की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, हाइट की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है। अब ये जो तीनों एट्रीब्यूट हैं सर, ये तीनों एट्रीब्यूट, इनफैक्ट चारों एट्रीब्यूट जो हैं वो कुछ वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमने जो कंस्ट्रक्टर कॉल किया ऑब्जेक्ट में, हमने सिंपली बोल दिया दोस्त पर्सन ऑब्जेक्ट बना दो, बट हमने उसका कुछ नामकरण तो किया ही नहीं है, हमने उसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेट करी ही नहीं है, और इस वजह से ये जो वैल्यूज है वो नल आ रही है, इट्स मीनिंगलेस आ रही है। तो आइडियली हमने इससे क्या सजेशन, हमें सजेशन ये मिल रहा है कि जब हम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट आई शुड हैव
some way to initialize the state। अब ये इनिशिएट को इनिशियलाइज करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। क्या क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आपका जब इंसान जन्म लेता है, अब जन्म के साथ उसका नाम तो होता नहीं है, आप क्या करते हो, आप उसके पापा मम्मी मिलके, आपके घर वाले मिलके उसका नाम डालते हैं, उसको एक परिवार देते हैं, उसको कपड़े देते हैं, उसको सब कुछ, उसकी लाइफ इजी करा देते हैं। तो ठीक इस तरीके से जो पर्सन ऑब्जेक्ट निकल के आया है, इसको भी हम लोग कुछ कुछ चीज़ें देंगे। फॉर एग्जांपल जो पर्सन है उसका जो एज है वो मैं बोल देता हूँ कि एज है इसका भैया 55। देन आई हैव पर्सन, एंड देन इस पर्सन का जो हाइट है, नाम है, उसको भी मैं कर देता हूँ कुछ नेम इक्वल्स टू विश्वा, और कुछ ऐसे ही पर्सन डॉट नेम, और क्या क्या है, और है आई कलर, एंड लेट मी वन आई कलर इज इक्वल्स टू ब्लैक। उसके अलावा मैं डाल देता हूँ पर्सन डॉट, और क्या है भैया, हाइट डाल देते हैं विच शुड बी इक्वल्स टू 5 and 11 इंच। अब यहां पे मैंने क्या किया है, दोस्त, I have went ahead and set the state of this object। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद बाहर में यहाँ पे मैंने इसका ऑब्जेक्ट का स्टेट जो है has been set। now the same कोड को अगर मैं अब रन करने की कोशिश करूं, if I go and run this code now, तो ये प्रिंट कर रहा है I am eating, I am walking and speaking my details, my name is Vishwa, age is 59 and height is 6। पर अगर थोड़ी देर के बाद मैं फिर से एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना दूं, person 2 इक्वल्स टू न्यू पर्सन, और इस पर्सन पे अगर मैं फिर से कॉल करूं person 2 डॉट, एंड आई गो एंड से दैट स्पीक, और इसको मैं रन कर दूं सर, तो आप देखोगे यहाँ पे ये फिर से माय नेम इज नल आ गया, एज इज 0 आ गया, हाइट इज 1 आ गया। कहने का मतलब है कि एक क्लास से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, और हर एक ऑब्जेक्ट जो है दोस्त वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ऊपर वाला ऑब्जेक्ट ये हो गया, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 2। आप जितने सारे ऑब्जेक्ट चाहते हो उतने सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो फॉर अ गिवन class, no one is stopping you, and every object is different from another। for example billions of humans है, हर एक ह्यूमन डिफरेंट है, मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, आप सभी जो देख रहे हैं वो सभी एक दूसरे से अलग हो, राइट। सो दिस इज हाउ आई गो एंड क्रिएट। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि ये तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू सेट कर रहा हूँ, क्या कोई तरीका है कि जिस समय ऑब्जेक्ट बन रहा है, जब मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूं, उसी समय ऑब्जेक्ट की कुछ वैल्यूज सेट हो जाती? इज दैट पॉसिबल? तो पॉसिबल है। मैंने क्या बताया था, ये जो आपको न्यू पर्सन दिखाई दे रहा है, ये जो है ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी कि ये पहले से अगर आप कुछ भी नहीं दे रहे हो तो ये अपने आप जावा इंसर्ट कर देता है। पर आप चाहो तो ये कंस्ट्रक्टर को खुद से भी बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? लेट्स ट्राई टू गो एंड सी दैट। तो आप इस पर्सन क्लास में जाएंगे और इस पर्सन को क्लास में जाने के बाद कंस्ट्रक्टर जो होता है इज जस्ट लाइक एनी अदर मेथड। कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस ये है कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा दैट शुड बी नेम एज द पर्सन इटसेल्फ। सो आई कैन गो एंड से दैट पर्सन, right? So what I can go and do that, I can go and say that public person, so आप देखो ये मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया है and name of the constructor is same as the name of the class, same as the class। The only difference is कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। मेथड में आप रिटर्न टाइप देखोगे तो वाइड होगा या फिर कोई डेटा टाइप होगा जो वो रिटर्न कर रहा होगा।
कंस्ट्रक्टर दाउ क्रिएट्स ऑब्जेक्ट बट इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिटर्न टाइप, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर आप डाल सकते हैं पब्लिक प्राइवेट करके, बट उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में चूंकि हमने लिखा है, देखो अगर आप कुछ नहीं लिखोगे ना तो यही है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो जावा आपके लिए क्रिएट करके देता है। दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट। सो व्हाट आई डू इज दैट, ये जो आपको कंस्ट्रक्टर दिख रहा है पब्लिक पर्सन, इसके अंदर में जाके मैं कुछ कोड लिख लेता हूँ। तो मैं इसके अंदर में जाके और इनिशियलाइज कर देता हूँ, नेम की वैल्यू में डाल देता हूँ विश्वा, एज की वैल्यू में डाल देता हूँ 99, हाइट की वैल्यू डाल देता हूँ मैं 6, और आई कलर की वैल्यू डाल देता हूँ मैं ब्लैक। और अब वापस से ये पर्सन क्रिएटर क्लास में आ गए और यहाँ पे मान लीजिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अलग अलग पर्सन बनाते हैं, पर्सन P1 इक्वल्स टू न्यू पर्सन। एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, पर्सन P2 इक्वल्स टू न्यू पर्सन। एक और बना लेते हैं, पर्सन P3 इक्वल्स टू न्यू पर्सन। और तीनों पे लिखते हैं P1 डॉट स्पीक, P2 डॉट स्पीक, P3 डॉट स्पीक। और अगर रन करने की कोशिश करें, रन एज जावा एप्लीकेशन, अरे ओ माय गॉड, ईच ऑफ दीज थ्री इज सेइंग द सेम थिंग। भले ही मैंने 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाए हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे 3 ऑब्जेक्ट से मेरे, P1 ऑब्जेक्ट, P2 ऑब्जेक्ट और P3 ऑब्जेक्ट्स, तीनों ही अलग अलग हैं। अगर मैं आपको प्रूफ करके एग्जाम्पल दूं तो प्रूफ के लिए मैं यहाँ पे आपको दे सकता हूँ सिस आउट, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ P1, और यहाँ पे प्रूफ के नाम पे मैं आपको दे देता हूँ P1 को टाइप कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पे दूसरा P2 भी कर देता हूँ, P2, और इधर P3। ये P3 और ये है आपका P2। इसको अगर रन करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा बॉस, P1 इज दिस, P1 जो है आपको ये वाला ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है विच इज AA27, P2 is this which is 253F1 and P3 is this 3D8 T10A। तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, पर जब भी मैं कॉल कर रहा हूँ P1 स्पीक, P2 स्पीक या P3 स्पीक, सब में नाम विश्वा ही आ रहा है, एज 99 ही आ रहा है, हाइट 6 ही आ रहा है। तो भले ही ऑब्जेक्ट्स अलग हैं बट सबका स्टेट सेम है। क्या बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने पर्सन के कंस्ट्रक्टर के अंदर में ये चीजें हार्ड कोड करके रख दी हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि दोस्त, जब भी कोई कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा पर्सन का, तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू आप सेट कर देना विश्वा, एज का वैल्यू सेट कर देना 99, हाइट का वैल्यू सेट कर देना 6, और आई कलर की वैल्यू कर देना ब्लैक। इज दिस द राइट अप्रोच? Not very much, because now every object that's created has the same name as Vishwa, which is not very helpful. तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? तो इस सिचुएशन में थोड़ा इंप्रूवमेंट लाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं समथिंग कॉल एज अ डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं समथिंग कॉल एज अ डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। डायनेमिक कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। तो मैं इस कंस्ट्रक्टर को अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं, अब क्या है, ये जो कंस्ट्रक्टर है वो कहता है कि उसमें एक एट्रीब्यूट होगा, पैरामीटर होगा नेम का, और वो एक एज भी लेगा, और वो फिर एक हाइट भी लेगा, और फिर वो स्ट्रिंग आई कलर भी लेगा। अब चूंकि ये वाला भी नाम ही है, और जो मैंने पैरामीटर में पास किया है वो भी नाम ही है, इन दोनों को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, कैसे करूंगा? उस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए कीवर्ड जावा में यूज करते हैं, जिस कीवर्ड को कहते हैं दिस डॉट नेम।
this dot age, this dot height, this dot eye color. सो अब यहाँ पे एक लॉजिकल क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भैया ये दिस क्या है, दिस किसको रिप्रेजेंट करता है, तो दिस रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंस को या ऑब्जेक्ट को। अब ये तो क्लास है, यहाँ पे क्या इंस्टेंस है क्या ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे दिस का मतलब है कि जब भी कोई इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा दोस्त, जब भी इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके जो ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, जो ऑब्जेक्ट बन के निकलेगा, उस ऑब्जेक्ट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँगा दिस से। whenever somebody calls this person constructor, an object gets created, that object will be referenced by this keyword called as this. This will be used to reference the object which will be created after calling this constructor person, which takes the following 4 arguments: name, age, height and eye color. Am I clear? Does that make sense? So ये चीज तो हो गई, हमने ये कंस्ट्रक्टर बना दिया, और ये कंस्ट्रक्टर क्या है, ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है, आर्गुमेंट्स लेगा। पर जैसे मैं यहाँ पे ये करूंगा, एंड इफ आई गो बैक टू माय पर्सन क्रिएटर, राइट, इसको मैं अगर सेव कर दूं, इसको मैं सेव करता हूं, जैसे मैंने सेव किया, अब जो ये पर्सन वाला कॉल है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सारे एरर देने लगे। कुछ देर पहले तक मैं आपको बता रहा था कि ये तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है दोस्त, डिफॉल्ट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि अगर आप इन द रियल वर्ल्ड व्हाट हैपेंस, फॉर एग्जाम्पल जब मैं कोटा में था, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप स्टार बैचेस में होते थे तो आपको स्पेशल फैसिलिटीज मिलती थी, और जैसे ही आप स्टार बैच से बाहर निकले वो फैसिलिटीज खत्म हो गई। ठीक इसी तरीके से जावा में अगर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं आपने खुद से डिफाइन करा है तो स्पेशल अरेंजमेंट होता है, और वहां पे आपको मिलता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये वाला। पर जैसे ही दोस्त आपने बोला कि नहीं भैया मैं तो अपना कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, मैं तो अपना कंस्ट्रक्टर डालूंगा, जैसे ही आपने वो वाला लॉजिक लगा दिया, आपने अपना कंस्ट्रक्टर डाल दिया, देन देयर विल बी नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके पास नहीं बचा रहेगा। सो इफ आई गो एंड कम टू दिस person creator here, now I cannot go and make use of default constructor. I'm again repeating, अगर आप एक क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बदले में खुद का कंस्ट्रक्टर डाल देते हो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं रहता है। तो अब ये कंस्ट्रक्टर है नहीं, तो अब अगर मुझे पर्सन बनाना है तो मुझे उसमें एट्रीब्यूट्स पास करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है पहले नेम, तो मैं बोलूँगा डालूंगा नेम विश्वा, देन एज 99, हाइट 6 and the color is black of my eyes. Similarly, new person could be, say for example, Sivani. Age could be 97, height could be, say for example, 5, and it could be, say for example, gray. Third person could be Vishnu, age 96, height 6, and then again gray. Now if I go and run this code, if I go and save this, click on run as Java application, तो अब क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और अभी भी विश्वा 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 ही प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? लेट्स ट्राई टू गो एंड डू दिस। पर्सन, न्यू पर्सन, पर्सन 3 सेव किया मैंने, और यहाँ पे p1.speak, p2.speak एंड p3.speak हो रहा है। दैट्स परफेक्टली फाइन। और मैं इसको अगर रन कर रहा हूँ तो अभी भी ये विश्वा 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 ही प्रिंट कर रहा है। कैन यू गाइस टेल मी व्हाई इट इज हैपनिंग? ये p1 ऑब्जेक्ट है, ये p2 ऑब्जेक्ट है और ये p3 ऑब्जेक्ट है, और तीनों ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, और मैंने p1, p2, p3 तीनों को कॉल कर दिया है। What is going wrong? यहाँ पे आके देखते हैं। तो यहाँ पे आगे जब मैंने देखा तो दिस डॉट नेम तो मैंने कर लिया है, पर ये जो वैल्यूज मैं ले रहा हूँ वो तो मैं सेट ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो हार्ड कोड अभी भी कर रखा है, तो मुझे यहाँ पे चेंज क्या करना पड़ेगा? I'll have to go and replace Vishwa and put name here। यहाँ पे वैल्यू एज हो जानी चाहिए,
यहाँ पे वैल्यू हाइट हो जानी चाहिए जो मैं पास कर रहा हूँ, और यहाँ पे वैल्यू आई कलर हो जानी चाहिए जो मैंने पास किया है, राइट। और इसको सेव कर देते हैं। और अब अगर मैं इसको फिर से रन करने की कोशिश करूँगा जावा एप्लीकेशन, तो अब मैं देख रहा हूँ कि पहला ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहा है स्पीकिंग माई डिटेल्स, माई नेम इज़ विश्वा, एज इज़ 99, हाइट इज़ 6। दूसरा कह रहा है कि भैया मेरा नेम इज़ शिवानी, एज इज़ 97, हाइट इज़ 5। थर्ड वन सिंग विष्णु, एज इज़ 96 एंड हाइट इज़ 6। तो इस तरीके से दोस्त आई गो एंड क्रिएट क्लास एंड द ऑब्जेक्ट। तो अभी तक सर आप लोगों को समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ये दोनों चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होंगी क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। थोड़ा और समझ लेते हैं। एक क्लास में सर आपके मोर देन वन कंस्ट्रक्टर हो सकता है। तो ये कंस्ट्रक्टर वो हो गया जिसमें आपने सारे एट्रीब्यूट्स दे दिए। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है नहीं, तो मैं अगर चाहूँ तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा पब्लिक पर्सन, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये कोड लिख दिया। सो जब मैंने ये कोड लिखा तो मैंने कोई भी चीज़ इनिशियलाइज नहीं करी, नेम, एज, हाइट, आई कलर कुछ भी इनिशियलाइज नहीं है। तो जब एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर सेम नाम के होते हैं तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? तो मैं उसको बोलता हूँ what? I go and call that as constructor overloading. That is called as constructor overloading. So there could be multiple constructors and उसको मैं बोल देता हूँ constructor overloading. क्या बोलते हैं सर उसको? उसको हम बोलते हैं constructor overloading. Now एक क्वेश्चन जो लॉजिकल दिमाग में अभी मेरे आ रहा है और आप मुझे बताइए, multiple constructor, can I call one constructor inside another constructor? क्या मैं कॉल कर सकता हूँ? करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए सर यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर मैं डिफाइन कर देता हूँ। आई कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स, राइट, विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स. सो आई गो एंड define another constructor called as class person, and it takes string name and it takes age, and I can go and say that int age कर देता हूँ, int age. This dot name equals to name and this dot age equals to age. अब अगर मैं चाहूँ कि इस वाले कंस्ट्रक्टर को दोस्त इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर में कॉल करूँ, हाउ कैन आई गो एंड डू इट? देखो ये वाला जो काम है, नाम को सेट करना और एज को सेट करना, ये दोनों काम मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँ तो इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, है ना? तो वो कैसे करूँगा? उसको करने के लिए मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करता हूँ this, and then I can go and pass name and comma age. So this कीवर्ड का एक और इस्तेमाल आ गया। this एक तो पॉइंट कर रहा है नया ऑब्जेक्ट जो आप बना रहे हो, और this कीवर्ड का एक और काम आ गया to go and call the another constructor. this कीवर्ड का एक और यहाँ पे जो आपको काम बेहतरीन दिखाई दे रहा है, this can be used to go and call another constructor. नाउ अगर मुझे प्रूफ करना है कि सही में वो कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स डाल देते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं sys out, और यहाँ पे लिख देता हूँ inside the constructor with 4 args. और अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने सिस्टम डॉट प्रिंट लिखा यहाँ पे, आप देख रहे हो कि ये वाला जो लाइन है मुझे एरर देने लगा है। क्यों एरर देने लगा है? वो इसलिए एरर देने लगा है कि अगर आप दिस का इस्तेमाल कर रहे हो कंस्ट्रक्टर के अंदर में, तो सबसे पहली लाइन होनी चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट आएगा सुपर का, आगे आने वाले सेशन में मैं बताऊंगा। पर अगर सुपर नहीं है तो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पहली लाइन होनी चाहिए वो दिस की होनी चाहिए। दिस के पहले मैंने सिस्टम लिख दिया तो इस वजह से ये एरर दे रहा है। तो मैं क्या करूँ, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँ, कंट्रोल एक्स, इसको ऊपर ले जाते हैं, और अब नीचे यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे इसको मैं
inside the constructor with 2 args. अब अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूं, राइट, इन दोनों को मैं कमेंट आउट कर देता हूं, लेट्स से दैट यहाँ से पूरी लाइन को मैं कमेंट आउट कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं, एंड लेट्स ट्राई टू गो एंड रन दिस, रन एज जावा एप्लीकेशन. जैसे ही मैंने रन किया तो सबसे पहले क्या कॉल हुआ, आपने इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया. ध्यान से देखिएगा, आपने 4 आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया. तो सबसे पहले क्या हुआ, इफ आई कम हियर, आपने 4 कंस्ट्रक्टर वाले कॉल किया, आप यहाँ पे आए, ये इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करके चला गया. तो आई वेंट टू द सेकेंड कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे जाके मैंने प्रिंट कर दिया इनसाइड द कंस्ट्रक्टर विथ 2 आर्गुमेंट्स. उसके बाद ये दोनों चीज़ें सेट हुई और फिर आ गया मैं यहाँ पे, और फिर प्रिंट हो रहा है इनसाइड द कंस्ट्रक्टर विथ 4 आर्गुमेंट्स, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है. तो इस तरीके से आपका कंस्ट्रक्टर चेनिंग काम करता है. इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर एक दूसरे के अंदर में कॉल कर पाते हो सर. ठीक है ना. सो विद दिस सर आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड वेल कि क्या होता है आपके क्लासेस और क्या होते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स. हमने कोड से इसको समझने की कोशिश करी और अच्छे तरीके से इसको समझ भी लिया. चलिए सर, अब क्लास और ऑब्जेक्ट हमने जब देख लिया है तो थोड़ा सा इंटरनल और देख लेते हैं कि क्या होता है व्हेन यू गो एंड क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स. सो एनीथिंग दैट यू डू इन द जावा दैट विल रिक्वायर मेमोरी. आप समझ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ. सो अब थोड़ी मेमोरी कंजप्शन की थोड़ी अगर क्विकली बात कर लें तो इन द वर्ल्ड ऑफ जावा, राइट, इफ आई गो एंड टॉक अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट, जो पूरा रैम अवेलेबल है, जो टोटल मेमोरी अवेलेबल है, उसको आप 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हो. एक पार्ट को हम लोग कहते हैं सर स्टैक, और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं हीप. सो जो हीप सेक्शन है ना, दैट इज प्राइमरली डेडिकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन. सो फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये जो टोटल मेमोरी होगी, मान लो ये जो वाइट डॉटेड एरिया है वो मेरा टोटल मेमोरी वाला एरिया है. In this I have something called as a stack, and I have something called as a heap also. I have something called as a heap. ठीक है. So I have a stack and I have heap, and let's say that I had some class called as car. कार नाम की कोई क्लास थी और इस कार का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, राइट. लेट्स से दैट आई वेंट अहेड एंड सेड समथिंग लाइक दिस, कार 1 इक्वल्स टू न्यू कार. तो ये जैसे ही मैंने ये कार ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो ये जो कार ऑब्जेक्ट है दैट विल गेट क्रिएटेड इनसाइड दिस हीप. दिस कार ऑब्जेक्ट विल गेट क्रिएटेड इनसाइड दिस, और ये जो car1 जो इसका रेफरेंस वेरिएबल है दैट विल गेट स्टोर्ड हियर car1, और ये इसको बस रेफर कर रहा होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज द रेफरेंस वेरिएबल. रेफरेंस, सो जो car1 है वो सिर्फ कार ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा. सिमिलरली अगर मैं फिर से एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं, car2 इक्वल्स टू न्यू कार, तो एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा कार ऑब्जेक्ट 2, और ये जो कार 2 है वो फिर यहाँ पे आ जाएगा एंड दिस विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस. और उसके बाद अगर मैं एक और चेंज कर दूँ और मैं बोल दूँ कि car1 अब इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू द कार 2 को पॉइंट करने लगा है, तो बस क्या होगा, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है वो आपका चेंज हो जाएगा. दिस विल गेट changed and car1 will start pointing to the car object, right. और ये वाला ऑब्जेक्ट मैं क्या बोलूँगा कि there is a null reference to this, there is a null reference to this object. So normally जो मैं आपको इस वीडियो में चाहता हूँ कि आप दिमाग में बैठा लो, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके हीप में जाके लाई करते हैं, बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं, मेथड हैं, लोकल वेरिएबल्स हैं, वो सारे आपके स्टैक में सॉल्व होते हैं. एक और छोटा सा कंसेप्चुअल अगर मैं बात बोलूँ,
कि मान लीजिए इसी में अगर मैं बोलूँ कार इक्वल्स टू न्यू कार, और मान लो कार में कुछ वेरिएबल है हॉर्स पावर एंड आई गोइंग सेट द वैल्यू इज इक्वल्स टू 23। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है ना, वो भी जाके नॉर्मल वेरिएबल स्टैक में स्टोर करता है, पर ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स ये भी आपका हीप में ही स्टोर होगा। तो हीप में ही what will happen is that I will have a car object, and this will have a value of HP equals to 23। एक और ट्रिकी सिचुएशन में आते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है क्लास है पर्सन, और उस पर्सन क्लास के अंदर में है आपका एक कार ऑब्जेक्ट। कुछ इस तरीके का आपको मान लीजिए क्लास डिफाइंड है, मतलब कि पर्सन ऑब्जेक्ट और उसके अंदर में एक कार ऑब्जेक्ट। कैसे हम बनाएंगे? तो बेसिकली सबसे पहले हम बनाएंगे कार ऑब्जेक्ट, कार इक्वल्स टू न्यू कार, और फिर हम बनाएंगे पर्सन इक्वल्स टू न्यू पर्सन। जैसे जैसे ये बनाते जाओगे वैसे वैसे हीप में चेंजेस क्या आएगा, ये जो मेरा हीप वाला एरिया है उसमें आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा कार का, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा पर्सन का, और फिर उसके बाद जब आप ये सेट करोगे पर्सन डॉट कार इक्वल्स टू कार, तो ये वाली चीज़ इसको यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा, वो रेफरेंस करने लगेगा। तो इस तरीके से जब भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो वो जाके हीप में स्टोर हो जाता है। With this we have come to the end of this video। इस वीडियो में हमने देखा सर कि क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लासेस के बारे में जाने, ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाने, कंस्ट्रक्टर्स के बारे में जाने, और अगले में इसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स के बारे में समझेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यार कमेंट करिए आप लोग, बिकॉज आपके ही सहारे, आपके इस प्यार की बदौलत इट गिव्स मी द एनर्जी। कितने सारे काम के बावजूद आई गो एंड रिकॉर्ड द वीडियोस, आई कंटिन्यू द सीरीज। आप में से एक भी इंसान अगर इसको देखता रहेगा तो मैं ये वीडियो बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए। आई होप दैट विल बी हेल्पफुल। तो कीप ऑन शोइंग द लव। अगर आप में से हर कोई अपने 10 फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करोगे, देन very soon I'll be able to make one of the world's largest community for the Java lovers। जावा को पूरा करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम जावा प्रोग्रामिंग, डीएसए करेंगे, जावा पे एप्लीकेशंस बनाएंगे, एंड टू एंड सारी चीजें करेंगे सर। बस आप पढ़ाई करते रहिए, आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, आप देखते रहिए, and I'll make sure that I'll bring you to the top 1% techies। Thank you, and put your suggestions and comments in the comment section।